हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं विश्वजीत कुमार। स्वागत करता हूं आप सबका एजुकेशन के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर, जहां पर हम और आप स्टडी करते हैं फिजिक्स का। फिजिक्स के इस सेशन में हमारा जो सेशन चल रहा है वो है मॉडर्न फिजिक्स। और मॉडर्न फिजिक्स में हम लोग जो चैप्टर चल रहा है वह चैप्टर है परमाणु एवं परमाणु की संरचना के लिए। पिछली क्लास में हमने ये देखा था कि बोर्स ने क्या मॉडल दिया और उस मॉडल में क्या कमी आई। आज हम उस कमियों के बारे में डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। और इसके साथ ही पिछली क्लास में हमने ये देखा था कि परमाणु के अंदर जब इलेक्ट्रॉन घूमता है यानी मूव करता है वृत्तीय पथ पर, तब उस जिस कक्षा में घूमता है उसके लिए हमने कैलकुलेशन फाइंड आउट किया था, त्रिज्या फाइंड आउट कर लिया था। जिस वेग से इलेक्ट्रॉन घूमता है उसका वेग फाइंड आउट कर लिया था। उसके बाद अलग अलग तरह के एनर्जी को भी मैंने फाइंड आउट किया था, जिसमें गतिज ऊर्जा था, स्थितिज ऊर्जा था और फिर टोटल एनर्जी के बारे में हमने फाइंड आउट किया। यानी कुल मिलाकर कहूँ तो पिछले क्लास में हमने किया था कैलकुलेशन वाला पार्ट, यानी बोर्ड्स के द्वारा दिए गए अलग अलग डेरिवेशंस के अनुसार हमने देखा था कि किसका क्या डेरिवेशन आया था। जिसमें हमने देखा था कि मान लीजिए कोई त्रिज्या कोई कक्षा है, कक्षा संख्या 1 है, तो 1 कक्षा संख्या या n कक्षा संख्या में उसकी त्रिज्या कितनी होगी, उसके लिए ये इक्वेशन मुझे मिला। किस वेग से घूमेगा इलेक्ट्रॉन, उसके लिए ये इक्वेशन मिला था। किस काइनेटिक एनर्जी से वो घूम रहा है, उस एनर्जी का कितना वैल्यू है, उसके लिए हमारे पास ये वैल्यू आया था। कितना उसका पोटेंशियल एनर्जी होगा उस परमाणु का, उसके लिए अपने पास ये इक्वेशन आया था और ये भी इक्वेशन था। उसके बाद हमने ये देखा था कि परमाणु के अंदर टोटल एनर्जी कितना होता है, उसके लिए अपने पास ये फॉर्मूला आया था। ठीक है, उसके लिए अपने पास ये फॉर्मूला आया था। अभी इसी फॉर्मूले के आधार पर हम लोग ये भी फाइंड आउट कर सकते हैं किस कक्षा की कितनी एनर्जी होगा अलग अलग परमाणु संख्या वाले तत्वों की। तो यहाँ से हम ये फाइंड आउट कर, आज का जो हमारा चलेगा लेक्चर वह इसी पर चलेगा कि अलग अलग कक्षा के लिए अलग अलग एटॉमिक संख्या वाले अलग अलग परमाणु संख्या वाले तत्वों की कितनी ऊर्जा होती है। लास्ट की कक्षा में टोटल एनर्जी के लिए हमने कितना फाइंड आउट किया था, कुल ऊर्जा कितना था, -1/8 mz² e⁴ by n² h² ε0 का होल स्क्वायर। ये हमारा कुल ऊर्जा था। किसी परमाणु के अंदर कुल ऊर्जा कितनी होती है, तो इतनी होती है। यहाँ माइनस का क्या मतलब, व्हाट इंडिकेट्स माइनस साइन। माइनस साइन का मतलब होता है, जरा सोचिए आप, ये एक ऑब्जेक्ट है, ये एक परमाणु है, ये क्या एक परमाणु है। जब कोई परमाणु का निर्माण हुआ था तब उस समय कुछ ऊर्जा मुक्त हुई, वो ऊर्जा मुक्त हो गई, इसका मतलब कुछ ऊर्जा निकल गई। अगर वापस और ऊर्जा के मुक्त होने से दो अलग, फिर से बोल रहा हूँ, मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट है, एक परमाणु, यानी कि बहुत सारी चीजें मिल करके परमाणु का निर्माण करती है। और इस क्रिया में कुछ रेडिएशंस बाहर निकला, कुछ ऊर्जा बाहर निकला, कुछ ऊर्जा मुक्त हुई। और यदि ये ऊर्जा जो मुक्त हुई वापस आ जाए तो ये वापस से बिखर जाएंगे। फिर से समझिए, कोई एक परमाणु, जब कोई बहुत सारी चीजें मिलकर एक परमाणु का निर्माण करती है तो इस प्रक्रिया में ऊर्जा मुक्त होती है। अगर यह ऊर्जा मुक्त होती है तो ऊर्जा के मुक्त होने से, ऊर्जा के निकलने से परमाणु बना। अगर यही ऊर्जा वापस से आ जाए तो यह परमाणु फिर से बिखर जाएगा। इसका माइनस का मतलब होता है जिस समय परमाणु का निर्माण हुआ था उस समय कुछ ऊर्जा मुक्त हुई थी, और ऊर्जा के चूंकि मुक्त हुई थी इसलिए नेगेटिव साइन आया, पहली बात। दूसरी बात मैंने ये कहा कि अगर ये परमाणु है और ये परमाणु के अंदर नाभिक है और नाभिक के चारों ओर अलग अलग कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। अगर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो नाभिक धनात्मक आवेश वाला होता है और इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक आवेश वाला होता है। अगर इलेक्ट्रॉन और नाभिक एक दूसरे से आकर्षण बल के कारण घूम पाते हैं, इसका मतलब है कि दोनों के बीच आकर्षण बल लग रहा है। अगर आकर्षण बल नहीं लगता तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ नहीं होते बल्कि कहीं और चला जाता, यानी कि दूर चला जाता। तो चूंकि इन दोनों के बीच आकर्षण बल है, आकर्षण बल के कारण क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन जो चारों ओर घूम पा रहा है, इसलिए मैंने क्या दिया, साइन नेगेटिव दिया।
अगर साइन नेगेटिव दिया है इसका मतलब इसके पास पोटेंशियल नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी, नेगेटिव कुल ऊर्जा। अगर इतना ही ऊर्जा ये नेगेटिव के बराबर अगर पॉजिटिव इतना ही ऊर्जा इसको दे दिया जाए, इसको दे दिया जाए, तो ये क्या करेगा, ये अपना ऑर्बिट छोड़ करके क्या हो जाएगा, बहुत इन्फिनिटी पर दूर चला जाएगा और इस तरह से परमाणु का कभी भी निर्माण ही नहीं हो सकेगा। फिर से समझते हैं नेगेटिव का मतलब क्या होता है। यह नेगेटिव क्यों है, यह नेगेटिव ये बता रहा है कि परमाणु नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच आकर्षण बल लग रहा है। आकर्षण बल लग रहा है तो इसको मैंने एक साइन से इंडिकेट किया नेगेटिव। अगर मैं इसको साइन नेगेटिव दे रहा हूँ इसके पास, इसका मतलब है कि इन दोनों के बीच आकर्षण बल लग रहा है। अगर इन दोनों के बीच आकर्षण बल लग रहा है तभी तो इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर घूम पाता है। अगर आकर्षण बल नहीं लगेगा तो प्रतिकर्षण होकर या फिर कहीं दूर इन्फिनिटी चला जाएगा, और जब इन्फिनिटी पर चला जाएगा तो क्या परमाणु का निर्माण हो सकेगा, नहीं हो सकेगा। तो परमाणु का अगर मुझे अगर नेगेटिव के बदले इतना ही अगर ऊर्जा इसको पॉजिटिव के रूप में दे दिया जाए तब क्या हो जाएगा, दोनों एक दूसरे को कैंसिल करके खत्म हो जाएंगे, फिर तो बन ही नहीं पाएगा परमाणु। ठीक है, तो माइनस का मतलब है कि परमाणु और नाभिक, परमाणु के नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच क्या लग रहा है, आकर्षण बल लगा है, और आकर्षण बल के कारण ही मैंने माइनस साइन दिया है। अगर इतना ही आवेश अगर इसको दे दिया जाए, इतना ही ऊर्जा इसको दे दिया जाए तो फिर से ये क्या हो जाएगा, परमाणु बिखर जाए। पहला रीजन। दूसरा रीजन ये हुआ कि जब परमाणु का निर्माण हुआ था तब कुछ ऊर्जाएं मुक्त हुई थी, ऊर्जा के मुक्त होने के कारण परमाणु का निर्माण हुआ है। अब चूंकि परमाणु मुक्त हुए हैं इसलिए माइनस साइन को इंडिकेट कर दिया। अब यदि उतना ही जितना परमाणु मुक्त हुआ है उतना ही ऊर्जा अगर वापस परमाणु को दे दिया जाए तो फिर से ये परमाणु बिखर जाएंगे और ये अस्थायी बन जाएंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि ये बात आपको समझ में आई होगी। तो टोटल एनर्जी इतना होता है और इसमें माइनस साइन ये इंडिकेट कर रहा है कि परमाणु के नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच आकर्षण बल लग रहा है, यानी ऋणात्मक चिन्ह नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच आकर्षण बल को इंडिकेट करता है, यानी संकेत करता है। पहली चीज। अब ये इसमें देखिए टोटल एनर्जी में क्या क्या चीज है जो कि कांस्टेंट है। तो 1/8 कांस्टेंट है, उसके बाद मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट है, e⁴ कांस्टेंट है, z क्या है, परमाणु संख्या है, तो अलग अलग परमाणु संख्या हो सकता है। यहाँ क्या है n² मतलब अलग अलग कक्षा संख्या n², ये h² है तो h² को यहाँ रखिए h², और ये ε0²। ये चीज पूरी तरह से कांस्टेंट है। जब इनका वैल्यू पुट करिएगा तो इनका वैल्यू पुट करने के बाद आपको एक वैल्यू मिलेगा जिसका वैल्यू आता है 13.6, इतना आता है 13.6 z²/n²। तो ये हमारा टोटल एनर्जी के लिए इक्वेशन मिल गया। ये हमारा टोटल एनर्जी के लिए यानी परमाणु के एनर्जी के लिए इक्वेशन मिल गया। अब देखिए, अब मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर अपने पास परमाणु हो, अगर मान लीजिए अपने पास एक परमाणु है, एग्जाम्पल के तौर पर हाइड्रोजन परमाणु के विभिन्न कक्षाओं के लिए ऊर्जा, हाइड्रोजन परमाणु के विभिन्न कक्षाओं के लिए ऊर्जा। मान लीजिए यह हाइड्रोजन है, ठीक है, हाइड्रोजन का ये नाभिक है और इसके चारों ओर जो कक्षा है, ये पहली कक्षा, ये दूसरी कक्षा, ये तीसरी कक्षा, इस तरह से कक्षा की संख्या क्या है, बढ़ते जा रहा है, इन्फिनिटी तक हम लोग पहुंचा सकते हैं। इसी जनरली K, L, M, N के नाम से जानते हैं। अगर मैं इसको n = पहली कक्षा यानी पहली कक्षा, दूसरी कक्षा, तीसरी कक्षा, चौथी कक्षा और फिर जाते जाते इन्फिनिटी तक हम ले जा सकते हैं। यहाँ देखिए पहली कक्षा में जो ऊर्जा होगा E1, दूसरी कक्षा में ऊर्जा E2, तीसरी कक्षा में ऊर्जा E3, चौथी कक्षा में ऊर्जा E3। इस तरह से अलग अलग कक्षाओं की ऊर्जा अलग अलग होगी। ठीक है, तो हाइड्रोजन परमाणु के विभिन्न कक्षाओं के लिए ऊर्जा, तो मान लीजिए हाइड्रोजन परमाणु की पहली कक्षा के लिए ऊर्जा कितना होगा, तो पहली कक्षा n = 1, कितनी कक्षा होगा, n = 1 के लिए देखिए एनर्जी कितना होगा, एनर्जी
तो n इक्वल टू 1 मतलब ये E1 है, तो E1 में कितना एनर्जी होगा, तो E1 देखिए कितना होगा माइनस 13.6 गुना Z यानी कि एटॉमिक परमाणु कौन सा हाइड्रोजन के लिए Z कितना होता है 1, परमाणु संख्या 1 और पहली कक्षा है इसलिए n इक्वल टू B1। तो यहाँ देखिए Z का वैल्यू क्या रखूंगा 1 रखूंगा, n का वैल्यू 1 रखूंगा। तो E1 के लिए अपने को कितना मिला 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा मुझे मिला। ठीक है, इसी तरीके से हम लोग दूसरा भी तो निकाल सकते हैं। तो ये हमको मिला E1 क्या है पहली कक्षा का ऊर्जा, पहली कक्षा का ऊर्जा। उसी तरीके से E2 क्या हो जाएगा दूसरी कक्षा का ऊर्जा, और दूसरी कक्षा के लिए ऊर्जा के लिए 13.6 गुना Z तो 1 ही रहेगा, n क्या हो जाएगा 2, क्योंकि यहाँ स्क्वायर था, यहाँ क्या था एक बार देख लेते हैं क्या था, टोटल एनर्जी क्या था n स्क्वायर था, सॉरी 1 स्क्वायर था। तो यहाँ 2 है, 2 का स्क्वायर हो जाएगा। जब इस पूरे का कैलकुलेशन करेंगे तो इस पूरे का कैलकुलेशन करने के बाद आपको आएगा 3.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ये माइनस आएगा। एक बार फिर से जरा देख लेते हैं 3.8 आ रहा है कि कितना आ रहा है, तो 13.6 3.4 आ रहा है, 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये क्या है दूसरी कक्षा के लिए होगा। उसी तरह से E3 निकालेंगे तो हमको कितना मिलेगा माइनस 13.6 गुना 1 बाई तीसरी कक्षा 3 का होल स्क्वायर। जब इसका वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो हमको आएगा माइनस 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। उसी तरीके से जब हम E4 चौथी कक्षा के लिए इलेक्ट्रॉन करेंगे तो ये आएगा माइनस 3.6 इंटू 10⁴ और ये आ जाएगा कुछ माइनस 0.86 के आसपास कुछ आता है, 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इससे भी अगर आगे बढ़ेंगे E5 के लिए अगर निकालेंगे तो माइनस 13.6 गुना 1 बाय 5 का स्क्वायर, और इसका वैल्यू आएगा माइनस 0.34 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 0.34 या 37 आता है, सॉरी 0.37 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक, अब देखिए इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि ये हाइड्रोजन का एक परमाणु है, हाइड्रोजन का परमाणु का ये नाभिक है। इस नाभिक की चारों ओर अलग अलग ऊर्जा की कक्षाएं हैं, यह पहली कक्षा, यह दूसरी कक्षा, यह तीसरी कक्षा, यह चौथी कक्षा, इस तरह से n कक्षाओं तक जा सकते हैं, यानी कि इन्फिनिटी कक्षाओं तक जा सकते हैं। पहली कक्षा को जनरली K, दूसरी कक्षा को L, तीसरी कक्षा को M, N इस तरह से इंडिकेट किया जाता है। पहली कक्षा में जो भी ऊर्जा होगा उस ऊर्जा को मैंने E1 बोला, दूसरी कक्षा में जो भी ऊर्जा होगा उसको मैंने E2 बोला, तीसरी कक्षा में जो भी ऊर्जा होगा उसको मैंने E3 बोला। इस तरह से मैंने कक्षाओं की संख्या बढ़ते के साथ उसकी ऊर्जाओं को भी मैं अलग अलग इंडिकेट करूंगा। अब यदि मैंने चुना है हाइड्रोजन परमाणु को, अगर मैंने चुना हाइड्रोजन परमाणु का जिसका परमाणु संख्या 1 होता है और उसमें कक्षाओं की अलग अलग संख्या के लिए हम लोग उसका ऊर्जा निकालेंगे। चलिए, तो हमने क्या किया, हाइड्रोजन की अलग अलग कक्षाओं के लिए हमने उसका ऊर्जा निकाल दिया। इसका मतलब क्या है, E1 के पास कितनी एनर्जी होगा, E1 के पास 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो हम कहेंगे E1 के पास 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। E2 के पास कितना एनर्जी होगा, E2 के पास 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी है, और ये सब माइनस में है, मतलब यही है कि इनके बीच आकर्षण बल लगा, लेकिन परिमाण सबका वही है। E3 के पास कितना है, तो 1.51, E4 के पास कितना है 0.85, और E5 रहता तो उसको अब ले हम लोग ये कर लेते। ठीक है, इस तरह से निकालते हैं। इसी चीज को अलग तरीके से भी हम लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए जरा, देखिए क्या मैं बता रहा हूँ, जरा देखिए यहाँ, मान लीजिए यह नाभिक है हाइड्रोजन, ठीक है, यह किसका नाभिक, हाइड्रोजन का नाभिक है। हाइड्रोजन के नाभिक के चारों ओर अलग अलग कक्षाएं हैं, उसमें से पहली कक्षा के लिए मैं ये बता रहा हूँ,
ठीक है। दूसरी कक्षा के लिए मैंने ये बताया, तीसरी कक्षा के लिए मैंने ये बताया, चौथी कक्षा के लिए मैंने ये बताया, पांचवी कक्षा के लिए मैंने ये बताया, छठी कक्षा के लिए मैंने आपको ये बताया, और धीरे धीरे ये क्या होगा, इंफिनिटिव तक और इसको मान लीजिए ये इंफिनिटी है। यहाँ देखिए, ये पहली कक्षा n इक्वल टू 1, ये दूसरी कक्षा n इक्वल टू 2, ये तीसरी कक्षा n इक्वल टू 3, ये चौथी कक्षा n इक्वल टू 4, ये पांचवी कक्षा n इक्वल टू 6 और ये छठी कक्षा n इक्वल टू 6। इस तरह से n इक्वल टू इनफिनिटी तक हम लोग पहुंचेंगे। ध्यान से देखिए, यहाँ ये नाभिक है, किसी भी तत्व का नाभिक हो सकता है। नाभिक के बाद पहली ऊर्जा और नाभिक के बीच में कुछ गैप है, ठीक है, इसमें और इसमें कुछ गैप है, इसमें और इसमें कुछ गैप है, प्रत्येक में कुछ न कुछ गैप है। ध्यान देने वाली बात यहाँ पर ये पर है कि जैसे जैसे हम लोग नाभिक से दूर जाते जाते हैं, दो ऊर्जा स्तरों के बीच का जो अंतर है वह अंतर कम होता जा रहा है। जैसे ये ऊर्जा का स्तर है, इसको मैंने E1 बोला, इसको मैंने E2 बोला, ये E3 है, ये E4 है और ये E5 है और ये E6 है और इस तरह से ये E इंफिनिटी है। E1 के पास जो एनर्जी होता है उसे हमने अभी फाइंड आउट किया था, कितना था वो 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। E2 के पास जो एनर्जी था वो कितना था 3.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। E3 के पास 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और E4 के पास कितना था तो 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। E5 के पास कितना इलेक्ट्रॉन था 0.37 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इस तरह से सबका हम कैलकुलेशन करेंगे और कैलकुलेशन करने के बाद ही हमको पता चल पाएगा कि किसका कितना एनर्जी है। यहाँ पर मैंने आपको ये कहा कि यह एक नाभिक है, यह क्या है नाभिक है। नाभिक के चारों ओर जो कक्षा होता है उसी में से यह पहला कक्षा है, यह दूसरा कक्षा, यह तीसरा कक्षा, इस तरह से कक्षाओं की संख्या बढ़ती जाती है। पहली कक्षा के पास जो ऊर्जा है उसमें इतना ऊर्जा है, दूसरी कक्षा के पास ऊर्जा इतना है, तीसरी कक्षा के पास ऊर्जा इतना। इस तरह से जैसे जैसे हम कक्षा की संख्या बढ़ाते जा रहे हैं उस तरह से ऊर्जा क्या हो रहा है धीरे धीरे आगे बढ़ता है। तो यहाँ देखिए एक चीज, ये मैं सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन के लिए रहा। अगर मैं दो हाइड्रोजन की जगह पर कोई दूसरा लेता तो हो सकता था उसका क्या होता ये अलग अलग ऊर्जा मिलता, लेकिन मैं यहाँ सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन की चर्चा कर रहा हूँ, इसलिए आपको अंडरस्टूड होना है कि ये सब बातें किसके लिए हो रही है तो हाइड्रोजन तत्व के लिए हो रही है। ठीक है, ओके। अब देखिए इसके और इसके बीच का जो गैप है वह गैप क्या हो रहा है ज्यादा है, इसके और इसके बीच का गैप इसके रिलेटिवली कम है, इसके और इसके बीच का गैप इसके रिलेटिवली कम है। इसी तरीके से जैसे जैसे हम नाभिक से दूर होते जाते हैं दो कक्षाओं के बीच ऊर्जा का जो अंतर है वह कम होता जाए। यहाँ पर ऊर्जा इतना है, यहाँ पर ऊर्जा इतना। मुझे बताइए इसमें और इसमें के बीच में ऊर्जा का जो अंतर है वह कितना है, ऊर्जा का अंतर इतना है। और यह ऊर्जा का अंतर कितना होगा तो हम कहेंगे 13.8 माइनस 13.6 माइनस 3.8। अगर इसको कैलकुलेट किया जाए तो कितना आ जाएगा 8.9। उसी तरीके से इसका ऊर्जा स्तर ये है, इसका ऊर्जा स्तर ये है, ऊर्जा उसका इस तरह से क्या है ये ऊर्जाओं का स्तर घटते जा रहा है। नाभिक के बाद यहाँ अगर इलेक्ट्रॉन होगा, अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ होगा यह उसका ग्राउंड स्टेट कहलाएगा। क्या स्टेट कहलाएगा ग्राउंड स्टेट, यानी कि मूल अवस्था। क्या कहलाएगा इसका मूल अवस्था कहलाएगा। अगर इसको बाहरी किसी कारणवश इसको ऊर्जा दे दिया जाए तो यह ऊर्जा यह इलेक्ट्रॉन ऊर्जा पाकर कहाँ चला जाएगा एक्साइटेड स्टेट में, यहाँ भी जा सकता है, यहाँ से डायरेक्ट यहाँ भी जा सकता है, यहाँ से डायरेक्ट यहाँ से यहाँ भी जा सकता है। यानी अगर इस इलेक्ट्रॉन को इन दोनों के बीच के अंतर के बराबर अगर ऊर्जा दे दिया जाए तो यहाँ जाएगा। अगर इस इलेक्ट्रॉन को इन दोनों के बीच के अंतर के बराबर अगर ऊर्जा दे दिया जाए तो यह डायरेक्ट यहाँ चला जाएगा। अगर इस इलेक्ट्रॉन को इसके और इसके बीच के अंतर के बराबर ऊर्जा दे दिया जाए तो डायरेक्ट यहाँ चला जाएगा। मतलब ये अगर यह इलेक्ट्रॉन यहाँ है तो कितनी ऊर्जा के साथ है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के साथ है। अगर इसे इतनी ऊर्जा और दे दिया जाए
तो ये कहाँ चला जाएगा, यहाँ पर चला जाएगा, और यहाँ पर इसकी ऊर्जा कितना हो जाएगा -3.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी यहाँ पर जाने के लिए उसको और भी ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता है, यहाँ पर जाने के लिए उसको और भी ज्यादा आवश्यकता है, यहाँ पर जाने के लिए उसको और भी ज्यादा आवश्यकता होगी। तो इस तरह से हम लोग देखेंगे। तो इसे ये तो जहाँ पर ऊर्जा होता है, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन रहता है वह उसका ग्राउंड स्टेट होता है, यानी मूल अवस्था। और ग्राउंड स्टेट से जिस अवस्था में जाता है तो ये पहले इसको बोलते हैं एक्साइटेड अवस्था, इसे बोलते हैं एक्साइटेड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट यानी कि उत्तेजित अवस्था। यह क्या है, उत्तेजित अवस्था। यह है उत्तेजित अवस्था। अब इसे आप प्रथम उत्तेजित अवस्था बोल सकते हैं, इसे दूसरी उत्तेजित अवस्था बोलते हैं। इस तरह से आप उत्तेजित अवस्थाओं की संख्या बढ़ाते जाइए। यानी n = 2 प्रथम उत्तेजित अवस्था, n = 3 द्वितीय उत्तेजित अवस्था, n = 4 तृतीय उत्तेजित अवस्था। एक बार फिर से बता देता हूँ। मूल स्टेट का मतलब ग्राउंड स्टेट होता है, और जहाँ इलेक्ट्रॉन अपने मूल रहता है वह उसका मूल अवस्था होता है। और जहाँ से इलेक्ट्रॉन अगर मूल अवस्था से किसी भी स्टेट में जाता है तो उसे बोलते हैं एक्साइटेड स्टेट। और जब एक्साइटेड स्टेट में जाता है तो देखते हैं कि जहाँ से हो गया उसका पहला उत्तेजित अवस्था, दूसरा दूसरी उत्तेजित अवस्था, और तीसरी कक्षा तीसरा उत्तेजित अवस्था कहलाता है। तो ये है हाइड्रोजन के लिए एनर्जी लेवल। हाइड्रोजन के लिए क्या है, ये ऊर्जा लेवल से ऊर्जा स्तर है। प्रथम ऊर्जा स्तर, द्वितीय ऊर्जा स्तर, तृतीय ऊर्जा स्तर। इस तरह से हम ऊर्जा की संख्या को हम बता पाते हैं। तो नील्स बोर ने हमको ये बताया, नील्स बोर ने हमें ये बताया कि जब कोई इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर घूमता है तो घूमने के लिए उसको ऊर्जा चाहिए, और वह ऊर्जा कितना होना चाहिए। तो प्रथम ऊर्जा, अगर वह प्रथम कक्षा में तो उसको इतना ऊर्जा चाहिए, और इतना ही ऊर्जा के साथ वो घूमता रहेगा। अगर उसको दूसरे कक्षा में घूमना है तो दूसरे कक्षा में घूमने के लिए इतना इलेक्ट्रॉन चाहिए, और इसी इलेक्ट्रॉन के साथ वो घूमता रहेगा। चलिए, यहाँ तक हमने एक चीज देख लिया। अब नेक्स्ट क्या देखने वाले हैं, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे रदरफोर्ड के कारण